यूपी का चुनावी शोर चारों तरफ से सुनाई दे रहा है, लेकिन इस शोर में जिन्ना, औरंगजेब, हिंदू मुसलमान, जातिवाद, परिवारवाद, कब्रिस्तान, गुंडाराज ही सुनाई दे रहा है। जो नहीं सुनाई दे रहा वो है जनता के हित के मुद्दे। ऐसे में आने वाले चरण को देखते हुए सियासी फिजाओं में क्या घुल रहा है, देखिए रिपोर्ट में। यूपी के विधानसभा चुनाव में इस बार आम जनता के मुद्दे हवा हवाई हैं और जिन मुद्दों को हवा दी जा रही है वो जनता के किसी काम के नहीं है। यूपी में हालात ये हैं कि जनता सड़क बोलती है तो नेताजी जिन्ना औरंगजेब बोलते हैं। जनता बेहतर शिक्षा मांगती है तो नेताजी हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगते हैं। युवा रोजगार मांगते हैं तो पार्टियां हिजाबी रंग चढ़ा देती है। अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता देखेंगे इंशाअल्लाह। लोग गरीबी कुपोषण से मुक्ति चाहते हैं तो नेताजी इन मुद्दों से जनता का पलायन कर देते हैं और कब्रिस्तान की याद दिला देते हैं। मैंने पूछा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से, वे पूर्व मुख्यमंत्री है, मैंने उनसे पूछा कहीं विकास कराया हो, किसको विकास कहते हैं? उन्होंने कहा हमने भी विकास कराया। मैंने कहा कहां विकास कराया? उन्होंने कहा कि आपने मेडिकल कॉलेज बना दिया, आपने सड़क बना दिया, आपने बिजली दे दी। मैंने कहा ये तो हमने किया क्योंकि हमारी जवाबदेही थी, लेकिन तुमने क्या विकास कराया है? उन्होंने कहा विकास हमने भी कराया है। मैंने कहा कौन सा विकास कराया है? उन्होंने कहा हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री कैसे बनाई थी। क्या विकास कराया था उन्होंने? समाजवादी पार्टी ने क्या विकास कराया? कब्रिस्तान की बाउंड्री। तो कब्रिस्तान की बाउंड्री से अगर उनको वोट मिलना है तो उपचार भाजपा दे रही है। ऐसे में देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे में नेताजी को जनता की फिक्र कम है, वोट की फिक्र ज्यादा है और शायद जनता भी इनके ध्रुवीकरण का शिकार हो जाती है। ये उस उत्तर प्रदेश के चुनावी युद्ध का हाल है जहां जिन्ना पर जोर है, कब्रिस्तान पर शोर है, पलायन का प्रहार है तो मंदिर मस्जिद पर धुआंधार है। लेकिन तुमने क्या विकास कराया है? उन्होंने कहा विकास हमने भी कराया है। मैंने कहा कौन सा विकास कराया है? उन्होंने कहा हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री कैसे बनाई थी। क्या विकास कराया था उन्होंने? समाजवादी पार्टी ने क्या विकास कराया? कब्रिस्तान की बाउंड्री। तो कब्रिस्तान की बाउंड्री से अगर उनको वोट मिलना है। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। एक विचारधारा जिस पे पाबंदी लगाई, अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी तो लोग और सरदार पटेल जी ने उस विचारधारा पे पाबंदी लगाने का काम किया। आज वही लोग जो देश को एक करने की बात कर रहे हैं वो हमें और आपको जातियों धर्म में बांट रहे हैं। कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था। वह देश तोड़क जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के आधार हैं, उसके शिल्पी हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन आजाद भारत को एक भारत के रूप में रखने
अखंड भारत के रूप में वर्तमान भारत को रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जो पूरा देश लौह पुरुष के रूप में मानता है। और हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव 7 फेज में हो रहे हैं। ऐसे में नेताओं के भाषणों बयानों में हर फेज के हिसाब से उनके सुर, उनकी टोन में बदलाव भी आ रहा है। पहले दोनों फेज के चुनाव जाटलैंड में थे, जहां जाट और मुस्लिम मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करते हैं। ऐसे में मुजफ्फरनगर दंगा, पलायन, किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों के जरिए नेताओं ने एक दूसरे के ऊपर खूब तीखे पलटवार किए। अब बारी यादव बेल्ट की है, जहां अगले चरण में चुनाव होने हैं, लिहाजा मसले भी बदल रहे हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी समाजवादी पार्टी के खिलाफ जातिवाद और परिवारवाद के मुद्दे को धार देने में जुटी है। सियासी मंचों से भ्रष्टाचार के आरोप भी तेज हो रहे हैं। और समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, ये लोग केवल अपने परिवार के लिए जीने वाले लोग हैं। इन्होंने वंशवाद को बढ़ावा दिया। अगर हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो ये लोग जातिवाद की बात करते हैं। हम लोग विकास की बात करते हैं तो ये मत और मजहब की बात करते हैं। मैं समग्र विकास की बात करता हूं तो ये लोग कब्रिस्तान की बात करने लगते हैं। मैं गन्ना की बात करता हूं तो ये लोग जिन्ना की बात करने लगते हैं। 2017 में जब तीसरे चरण के लिए वोट पड़ रहे थे, उसी दिन चौथे चरण के चुनाव प्रचार में नरेंद्र मोदी के बयान ने नई सियासी बहस छेड़ दी थी। मोदी ने कहा था, रमजान में बिजली आती है तो दिवाली में भी आनी चाहिए, अगर कब्रिस्तान है तो शमशान भी होना चाहिए। ओबीसी से पूछो तो कहता है कि मेरा हक यादवों को चला जाता है। यादव से पूछो तो वो कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं मिलता, बल्कि कुछ परिवारों और खास लोगों को सब चला जाता है। इस बार भी पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक के भाषणों का मजमून भी कुछ वैसा ही है। वहीं समाजवादी पार्टी सरकार पर बेरोजगारों को ठगने, कानून व्यवस्था में फेल होने और दलितों पिछड़ों के साथ भेदभाव को चुनावी मुद्दा बना रही है। हाथरस का चुनाव भी इसी चरण में है, जहां दलित युवती के साथ दुष्कर्म और हत्या और उसके बाद प्रशासनिक मशीनरी का व्यवहार राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। अखिलेश यादव वोटरों के जहन में इस मसले को जिंदा रखने के लिए हर महीने हाथरस की बेटी स्मृति दिवस मना रहे हैं। ध्रुवीकरण की कोशिश में जुटे नेताजी जनता के मुद्दों को भूल जाते हैं। शायद यही वजह है कि चुनाव यूपी में है, लेकिन मुद्दा यूपी से 2000 किलोमीटर दूर कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद का है। इस विवाद का सहारा लेकर नेता मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश में है और इसी को देखते हुए ओवैसी को यकीन है कि उत्तर प्रदेश के सियासी आसमान में इस बार AIMIM की पतंग ऊंची उड़ान भरेगी। हिजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको उसमें कामयाब और कामरान कर देगा। जो हिजाब की लड़ाई एक बुनियादी हक है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टुस्वामी जजमेंट में कह दिया कि कोई सरकार ये तय नहीं कर सकती कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे। तो बीजेपी की सरकार कर्नाटका में गैर जरूरी के जुल्म कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, बल्कि संविधान की आर्टिकल 15, 19 और 21 का ग्रेव वायलेशन हो रहा है। कुल मिलाकर जिस यूपी में नीति आयोग के सूचकांक के मुताबिक 38% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है, जो यूपी देश का तीसरा सबसे गरीब राज्य है, जिस यूपी में 12% आबादी के पास कोई संपत्ति नहीं है,
जो कुपोषण के मामले में चौथे नंबर पर है। जिस यूपी में 44% आबादी कुपोषण का शिकार है, जहां स्कूल जाने वाले बच्चों के आंकड़े में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, उस यूपी में जनता के मुद्दों पर ध्रुवीकरण की राजनीति हावी दिखती है। तो क्या ये मान लिया जाए कि यूपी में नेताओं को असल मुद्दों से ज्यादा ऐसे मुद्दे फायदे पहुंचाते हैं? यूपी की जनता भी ऐसे मुद्दों को देखकर ही अपने मत का इस्तेमाल करती है, या फिर इस बार वोट काम के नाम पर जनता के मुद्दों की बात पर डलते हैं? आदर्श तिवारी, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।